फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन है दोस्तों रिद्धिका हिंदी एकेडमी पे। आपको बताना चाहेंगे कि हम कर रहे थे दोस्तों प्रश्नोत्तरी, लेकिन आज हमने सोचा यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी कुछ उपन्यास हैं, कहानियां हैं, तो आज हम जो है कि तमस उपन्यास को कवर करेंगे और इसमें देखेंगे पूरा उपन्यास पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल भरा है। हालांकि मैंने सारा उपन्यास पढ़ा हुआ है और मेरे पास पुस्तकें भी हैं, लेकिन आज हम तमस उपन्यास की समीक्षा करेंगे जिससे आप ये समझ पाएँ। जैसे खासकर टीजीटी पीजीटी में प्रश्न पूछा जाता है तमस किस पे लिखा गया है, तो ये देश विभाजन पे लिखा गया है। तमस का प्रकाशन कब हुआ, इसके कुछ पात्र कभी कभी मिलान वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं। खासकर ये वीडियो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के लिए है और ये किसी भी हिंदी के विद्यार्थी को देख लेने में ही भलाई है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बराबर आते रहते हैं। हम पूरे उपन्यास की एक समीक्षा सार प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष। आइए देखते हैं। ये है तमस उपन्यास। तमस से मतलब है तमस का प्रकाशन कब हुआ। तो सबसे पहले समझिए, तमस का मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। और तमस के लेखक कौन है? तो ये है भीष्म साहनी। और तमस का प्रकाशन 1973 में हुआ था। यह जो है कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और यहाँ से प्रश्न, और आप समझ लीजिए हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पे आप जानेंगे कि साहनी, भीष्म साहनी से अगर प्रश्न ना बने तो परीक्षक ने हिंदी के साथ अन्याय ही किया है, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हम समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको पूरा उपन्यास पढ़ना होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो हम आपको पूरा उपन्यास पढ़ा देंगे, क्योंकि उपन्यास बहुत मज़ेदार है, बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, चलिए देखिए, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए, ये देखिए भीष्म जो है कि नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1915 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। अब आगे देखेंगे। देखिए, इनका जन्म स्थान तो रावलपिंडी, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, और जब भारत विभाजन हुआ था तो सीमाएं रेखाएं खींची गई थी। तो यहाँ पे ये ऐसे समय के लेखक हैं कि जिन्होंने अपने नेत्रों से भारत का विभाजन देखा हुआ था। आप देख पा रहे होंगे 2003 में ये दुनिया से गए, 1915 में ये आ गए थे, और जिस समय संघर्ष देश कर रहा था इन्होंने बखूबी अपने आंखों से देखा था। ठीक है, और आइए आगे चलते हैं। देखिए, इनका आपने देख लिया जन्म स्थान कहाँ है, रावलपिंडी। तमस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1973। 73 तमस, 73 तमस, ऐसे आप करके याद कर लीजिएगा। और राजकमल प्रकाशन द्वारा हुआ था। राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित करता है, ध्यान दीजिए। तमस उपन्यास भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है और इस उपन्यास को साहित्य अकादमी भी पुरस्कार मिला है। देखिए, भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी से ये सम्मानित किए गए थे। तमस उपन्यास पर गोविंद निहलानी ने एक फिल्म बनाई थी जो 1986 ईस्वी में बनी थी। ये भी पूछा जाता है। जैसे एक है ना, जो है कि इनकी एक कहानी है मन्नू भंडारी की, यही सच है, उस पर भी बहुत अच्छी मूवी बनी है। वैसे ही तमस उपन्यास पे भी यह क्या किए हैं, एक जो है कि फिल्म बनाए हैं, जो दूरदर्शन धारावाहिक पे भी बनाई गई थी। दूरदर्शन से समझ रहे हैं, धारावाहिक भी बनाई गई थी, फिल्म भी बनाई गई थी, याद रखिए। तमस उपन्यास पर बनी फिल्म में किरदार किसने किसने निभाया है? तो ओमपुरी, दीपा शाही और अमरीश पुरी, इनका डायलॉग आपने सुना ही होगा। और भीष्म साहनी, A.K. हंगल इत्यादि अनेक किरदारों ने इस फिल्म में काम किया था। आगे देखेंगे। तमस उपन्यास में कुल 5 दिनों की कहानी है। ये भी बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, हो सकता है पूछ लिया जाए। किंतु इन 5 दिनों की कहानी में 20वीं शताब्दी के भारत के अब तक के लगभग 100 वर्षों की कथा कही गई है। कितने वर्षों की? तो 100 वर्षों की कथा कही गई है। आप देखेंगे, तमस उपन्यास अप्रैल 1947 की कथा है। कब की कथा है? तो 1947 की। मैंने ऊपर ही आपको समझा दिया
कि यह जो लेखक थे ये इन्होंने विभाजन को अपने आंखों से बखूबी देखा हुआ था, अर्थात आज़ादी के आसपास विभाजन की प्राप्ति की कथा है। नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न देखेंगे, जो है कि तमस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक घटना प्रधान उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? घटना प्रधान उपन्यास है, और इसमें स्पष्ट किसी व्यक्ति को मुख्य पात्र नहीं कहा जा सकता, किंतु यह मुख्य कथा भाग हिंदू मुस्लिम संदर्भ में सांप्रदायिक तनाव से संबंधित है। आज भी आप देखते हैं ना, हर जगह जो है कि ये तनाव आज भी भारत में कायम है, ध्यान दीजिए। भीष्म साहनी ने तमस में सांप्रदायिकता की समस्या को उठाया है। कैसी समस्या उठाया है? तो सांप्रदायिकता की समस्या को उठाया है। भारत की आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता भी वैसाखियाँ लगाकर वास्तविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाच आ गया था, उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने अपने इस उपन्यास में किया है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, तमस उपन्यास को 2 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया है? तो 2 खंडों में, याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। पहले खंड में 13 प्रकरण है, दूसरे खंड में 14 से लेकर 21 प्रकरण है। तमस उपन्यास के पहले खंड में सांप्रदायिकता तनाव भी कहानी कही गई है, तथा दूसरे खंड में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ गए हैं। ठीक है, अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ गए हैं। अब देखेंगे, जो है कि तमस उपन्यास जब शुरू होता है तो यही से शुरू होता है। नथु चमार, अब देख रहे हैं, ये पूछा जाता है नथु किस जाति का है, तो यह चमार जाति का है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस समय जातिवाद बहुत चरम पे था। अपनी जाति के हिसाब से व्यक्ति काम करता था। ठीक है, तभी इसको ये काम मिला था एक सूअर मारने का, ध्यान दीजिए। नथु चमार इस बात से अनजान होता है कि वह सूअर एक मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंका जाएगा। उसे पैसा मिलता है, उसका पेशा है चमड़ा नेरना, ये सारी काम उस समय की। तो वो सोचा कि हो सकता है कि ये मरवा के अपना खाएंगे और हमें इसके चमड़े वमड़े मिल जाएंगे। जब उपन्यास पढ़ोगे ना, बहुत रुचिकर उपन्यास है, आपका मन भी लगेगा। मृत सूअर को मस्जिद के दरवाजे पर फेंकने वाले कालू ईसाई हैं। कौन है? देख रहे हैं जो कैसे जातियाँ विद्रोही बन रही हैं भारत की। तो मृत जब वो मार दिया तो उसे ये भी नहीं पता था कि ये सूअर जो है कि मस्जिद पे फेंका जाएगा। मृत सूअर को मस्जिद के दरवाजे पर फेंकने वाला कालू ईसाई जाति का था। सूअर को मारकर केलो वाली मस्जिद पे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, केलो वाली मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंका गया था। यही अंग्रेजों की फूट डालने की नीति थी। देख रहे हैं कैसे आपको लड़ा रहे थे और उसका फायदा वो लोग उठा रहे थे। सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत के लिए इतना ही काफ़ी था। उधर कांग्रेसियों ने प्रभात फेरी के साथ साथ गली मोहल्ले की सफाई शुरू कर दी थी। क्या की थी? गली मोहल्ले की सफाई शुरू कर दी थी। इनमें बख्शी जी, मेहता जी को आप याद रखिएगा, क्योंकि गोदान उपन्यास पढ़ेंगे तो मेहता जी वहाँ भी आएंगे। कभी कभी गोदान ऑप्शन में रहे तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि ये मेहता जी किस उपन्यास के हैं या कहानी के हैं, तो आप परेशान हो लेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें बख्शी जी, मेहता जी, कश्मीरी लाल व शंकर आदि थे। तभी मालूम पड़ा कि केलो की मस्जिद की सीढ़ियों पर सूअर मार के फेंका गया है। आगे, कोई आदमी सूअर मार कर फेंक गया है। इसे मुसलमानों में खलबली मची। किन में? मुसलमानों में खलबली मच जाती है, और मुसलमानों के द्वारा भी एक गाय मार देते हैं और मंदिर के सामने फेंक देते हैं। आपने सूअर मारा और मुसलमानों ने गाय मारा। दोनों हमारे जो है कि दोनों काम ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी उस समय ये दंगा प्रसाद करवाया गया जानबूझकर। देखिए, इस प्रकार दोनों संप्रदाय में हिंदू मुस्लिम आपस में बुरी तरह तन या शत्रु हो जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और शहर में हत्या और लूट शुरू हो जाती है। अनेकों बेगुनाह और निर्दोष लोग जो अलग अलग धर्मों को मारने वाले थे मारे जाते हैं। मतलब एक दूसरे को खाना वही हो गया ना कि हम तुमको मारे, तुम हमें मारो, तुम मुझे परेशान करो, तो यही सब शुरू हुआ। एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और शहर में हत्या और लूट शुरू हो जाती है। अनेकों बेगुनाह और निर्दोष लोग जो अलग अलग धर्मों को मारने वाले थे मारे जाते हैं और बेघर हो जाते हैं। इतना दंगा प्रसाद होता है, बेघर हो जाते हैं लोग, भागने लगते हैं अपना घर छोड़ के। अनेक औरतें आत्मरक्षा के लिए कुएं में अपनी जान दे देती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, लोग भागते भी नहीं, उनके साथ शोषण होता है, बलात्कार होता है, जो आज वर्तमान में है। तो वो अपनी जान बचाती थी, मतलब स्वाभिमानी महिलाएं अपना कुएं में जान दे देती थी।
उपन्यास जो है अलग अलग प्रकरणों में चलता है। तो इसमें एक प्रकरण देखिए, आप ध्यान दीजिए। देखिए, उपन्यास में अलग अलग प्रकरण चलते हैं, घटनाएं घटित होती रहती हैं, दंगे आसपास के गांव तक फैल चुके होते हैं। हरनाम सिंह जो नूरपुर तहसील के खानापुर के पास गांव में चाय की दुकान करते हैं। तो पूछा जा सकता है किस तहसील में, तो नूरपुर तहसील में खानापुर के पास गांव में उसकी चाय की दुकान चलती है। दंगों से बचते बचाते हुए अपनी पत्नी बंतो के साथ, तो बंतो पूछा गया है यूजीसी नेट में मिलान करने के लिए किस उपन्यास का पात्र है। अपनी पत्नी बंतो के साथ वहाँ से भाग निकलता है और एक घर में शरण लेता है। और मुसलमान परिवार जो है कि निकलता है, वो कैसा परिवार निकलता है जिस घर में वो लोग शरण लेते हैं, मुसलमान परिवार निकलता है। अहसान अली की पत्नी राजो, बंतो राजो दोनों को आप नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में, ठीक है। देखिए, अहसान अली की पत्नी राजो उन्हें अपने घर में पनाह देती हैं, मतलब शरण देती हैं। उपन्यास में कुल 17 प्रकरण में एक प्रकरण आता है जो 17वें नंबर का प्रकरण होता है। कहानी कुछ मोड़ लेती है, ध्यान दीजिए। प्रकरण में इकबाल सिंह के धर्म परिवर्तन का बहुत ही क्रूर और मार्मिक चित्रण है। इकबाल सिंह को बेबस होकर मुसलमान बनना पड़ता है, क्योंकि वो उस समय पनाह लिए थे मुसलमान के घर में, तो उन्हें मुसलमान बनना पड़ता है। अब आगे देखेंगे, सैदपुर गांव में भी भीषण सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं, अनेक लोग मारे जाते हैं, जहां 27 महिलाएं अपने बच्चों के साथ कुएं में कूद कर जान दे देती हैं। कितनी महिलाएं? 27 महिलाएं, नोट कर लीजिएगा। नथु चमार आत्मग्लानि और दंगे की हालत देखकर मर जाता है। क्या करता है? मर जाता है, क्योंकि गलती उसी की होती है। आत्मग्लान करता है, सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है, मर जाता है। लगभग 4 दिन बाद रिसोर्ट कर्फ्यू लगाकर दंगे फसाद को रुकवाता है। कैसे लगा? कर्फ्यू लगा के दंगे फसाद को रुकवाता है, क्योंकि उस समय ये अधिकारी था। सांप्रदायिकता की समस्या यद्यपि इस एक युग पुरानी है, किंतु इसके दान भी आज भी इस देश में विद्यमान है। मतलब ऐसा दान मिला है, देख रहे हैं लेखक कब के ये उपन्यास लिखे हैं, लेकिन आज भी हर चीज़ है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, शोषण है, हर चीज़ है, आज भी इस देश में विद्यमान है। भारत आज भी इस सांप्रदायिकता की समस्या से उबर नहीं पाया है। देख रहे हैं आप देखेंगे जो है कि उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ से प्रश्न बनते हैं, इन्हें थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। राजनीतिक द्वारा धर्म का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग, आज भी वर्तमान भारत में ये चीज़ें हो रही हैं। आप देख पा रहे हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का ये बवाल आज भी हो रहा है। सभी धर्मों में निहित सांप्रदायिकता मानसिकता का समान रूप से चित्रण हो गया है। धार्मिक अंधता और कट्टरता की पीढ़ी दर पीढ़ी चलना अभी आज भी देख रहे हैं ना, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, ये क्या है? जो अंधतापन है, ये बच्चों को भी सिखाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और इसको खासकर जो है कि आप मुसलमान के जो पढ़ाए जाते हैं, उनके जो तालीम दी जाती है, उनकी जो शिक्षा दी जाती है, उसमें हिंदू के बच्चों को आज भी स्थान नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण यही है कि वो लोग हिंदू के प्रति अपने तालीम में उन्हें उस तरीके की सांप्रदायिकता को भंग करने की शिक्षा भी दे रहे हैं। तो सरकारों को इस पे विचार करने की ज़रूरत है। देखिए, सांप्रदायिकता का सर्वाधिक शिकार निम्न लोग होते हैं। उसमें क्या होता है? बड़े लोग निकल जाते हैं कि बस गाड़ियाँ होती हैं, हर चीज़ होता है, लेकिन गरीब क्या करता है? उसका शिकार बनता है। आज आप इस उपन्यास को लिखे कितने साल हो गए, 73 का लिखा गया है, लेकिन आज भी समाज में ये सारी चीज़ें विद्यमान हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, इनके पूरे उपन्यास में कितने पात्र आए हैं, इनको आप देख लीजिए। तमस को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इनके पात्र हैं जैसे नत्थू, बख्शी जी, अजीज मास्टर, रामदास मेहता, अजीत सिंह, देशराज शक्कर, कश्मीरी लाल, जरनैल देवदत्त, लीजा रिसर्ड और हकीम जी और सरदार जी, मौलादाद और हयात बख्श लक्ष्मी नारायण। आप देखेंगे थोड़ा सा निचोड़, मतलब कि क्या है तमस उपन्यास का थीम और क्या चीज़ें हैं जो आज भी संकीर्ण है, जो बार बार पाठ्यक्रम में लगाया जा रहा है। देख रहे हैं इतनी हाई लेवल की एग्ज़ाम में लगाएगा, आप उनसे कुछ सीखें। यदि आप जिम्मेदार कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो ऐसी चीज़ें ना करें, ठीक, समझ पा रहे हैं आप। देखिए, तमस के माध्यम से भीष्म साहनी स्पष्ट करना चाहते हैं कि सांप्रदायिकता एक ऐसी आग है। क्या है? आग है जो युगों से चलती आई है, आत्मीयता की भावना को का एक भस्म कर
व्यक्ति को जातीयता के संकीर्ण शिकंजे में जकड़ देती है और पीछे छोड़ जाती है एक न मिटने वाली त्रासदी पीड़ा। जैसे महाभारत हुआ, उसके बाद देखेंगे आप जो है कि युधिष्ठिर आत्मग्लानि करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। तो कोई चीज़ करने से पहले इसके बारे में सोच लिया जाए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही यदि आप समीक्षा चाहते हैं सभी उपन्यासों की जो यूजीसी नेट में लगे हुए हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और हम बताना चाहेंगे कि मैं प्रश्नोत्तरी कर रही थी, जिसमें हमने यूजीसी नेट के 2005 से प्रश्न शुरू कर दिए हैं। तो हम ले जाके 2021-22 तक के जो भी प्रश्न हुए हैं सबको कंप्लीट करेंगे, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। और बहुत सारी चीज़ें 21 कहानियाँ हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उन्हें पढ़ें। क्योंकि जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे पाठ्यक्रम में लगी, तो ये परीक्षा थोड़ा आपके लिए जो है कि परिश्रम आपसे मांगती है और तप मांगती है। तो इतना चाहिए कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो है कि बस इतना ही।